हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग 2, जहाँ पर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। देखिए सामान्य अध्ययन इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, जहाँ पर भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सीरीज़। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, इस सीरीज़ को पूरा देखिए, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन भाग 2। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इतिहास में कई सारे दर्शन इंडिया भारत के इतिहास में लिखे गए। तो उनमें से एक था न्याय दर्शन। तो किसने इस न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका जो सही आंसर है, गौतम जो ऋषि थे वो थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। अगर बात करें कुछ अन्य अन्य ऋषियों की, तो कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की, जबकि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। और बात करें जैमिनी की, तो जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की। तो देखिए कपिल ने सांख्य, पतंजलि ने योग और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की, जबकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में स्थित है। तो अभिलेख न्यायालय माना गया है सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के अनुसार। तो देखिए अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये होता है कि अगर कोई अथॉरिटी, कोई भी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को की अवमानना करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दंड देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वो उसे दंड दे सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है उसे संभाल कर रखा जाता है, ताकि अगर किसी कोर्ट को उदाहरण देना हो किसी केस में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का उदाहरण देके उस केस को हूबहू सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। और अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है, अर्थात जो निर्णय किसी केस में उसने दिया, तो अगले कोर्ट को भी वही निर्णय देना पड़ेगा। देखिए जलेपला दर्रा किस जिले में स्थित है। तो देखिए जलेपला जो दर्रा है वो किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है सिक्किम। देखिए सिक्किम में स्थित है जलेपला दर्रा। बात करें अगर सिक्किम में, तो सिक्किम में एक अन्य दर्रा है नाथुला दर्रा, और जलेपला जो दर्रा है वो है चुम्बी घाटी में। सिक्किम की जो चुम्बी घाटी है वो यहाँ पर है जलेपला दर्रा। अगला हमारा प्रश्न, किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति चलाई, या कौन सा सुल्तान रक्त और तलवार की नीति से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर इनमें से है, देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी हैं उसकी जो नीति है वो है रक्त और तलवार की नीति। देखिए अलाउद्दीन खिलजी पर सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ, इसीलिए उसने मंगोलों के खिलाफ रक्त और तलवार की नीति चलाई। 1296 से लेकर 1313 तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश में। और बात करें अगर रक्त और लोहा की नीति की, तो वो बलबन ने चलवाई थी अपने सामंतों के खिलाफ रक्त और लोहा की नीति, जबकि रक्त और तलवार अलाउद्दीन खिलजी। अगला हमारा प्रश्न, राज्यों के राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए हमारे किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल का पद वर्णित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 153। देखिए अनुच्छेद 153 में है राज्य के राज्यपाल। बात करें इन अन्य अभिलेखों की, तो 123 में जो है वो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 128 में है कि अगर 128 में ये है कि अगर माना सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि वो किसी अपने पुराने न्यायाधीश को फिर से अपने उसके पद पर कुछ समय काम करने के लिए बुलाना चाहता है, तो वो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड को भी बुला सकता है। 128 में ये है। और 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मतलब अगर हाई कोर्ट में राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट के मुख्यमंत्री को कुछ समय के लिए, मुख्यमंत्री नहीं सॉरी, मुख्य न्यायाधीश को कुछ समय के लिए, किसी न्यायाधीश को कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, अगर मतलब राष्ट्रपति चाहे। मतलब अगर किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, तो राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना सकता है उसी हाई कोर्ट के। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए भारत में जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा। देखिए कृष्णा नदी पर स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र निकलती है कृष्णा, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो देखिए एक अन्य बांध जो है कृष्णा पर वो है श्रीशैलम बांध। तो देखिए नागार्जुन बांध भी कृष्णा पर ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। देखिए दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद, और एक मोती मस्जिद है आगरा में। तो जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया किसने। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया, जबकि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। देखिए दिल्ली में कराया औरंगजेब ने और आगरा में शाहजहाँ ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो इनमें से कौन से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एच.सी. मुखर्जी। देखिए एच.सी. जो मुखर्जी थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें जो स्टार्टिंग में बने थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
जबकि उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए हमारे साथ लगातार इन प्रश्नों की तैयारी के लिए जुड़े रहें। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जारी हुई? तो देखिए देश में राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जारी हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2002। और इस जल नीति का उद्देश्य था कि सबके लिए पेयजल की व्यवस्था करना, इसलिए राष्ट्रीय जल नीति जारी की गई थी 2002 में। अगला हमारा प्रश्न, किस दशक में विश्व में महामंदी आई? तो देखिए इनमें से कौन सा वो दशक था जब विश्व में महामंदी का दौर आया? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनेगा वो है, देखिए 1930 में विश्व में महामंदी का दौर आया। देखिए 1930 में क्या हुआ कि विश्व में महामंदी आई, और इस महामंदी के निवारण के लिए कीन्स ने, जो हमारे बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट थे, मतलब अर्थशास्त्री थे कीन्स, उन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया था इस महामंदी से निपटने के लिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो उनकी ये पुस्तक थी, इसमें इन्होंने ये रोजगार का सिद्धांत दिया था। पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेले कमीशन किससे संबंधित आयोग था? तो एक आयोग की स्थापना इतिहास में की गई थी, वो था रेले कमीशन। तो किससे संबंधित ये था? तो बात करेगा रेले कमीशन की, तो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ये था, और 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए हुआ क्या था कि 1901 में शिमला में एक मीटिंग बुलाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जहाँ पर उसने विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ नियम बनाए थे, तो इनकी जांच के लिए कि ये सही हैं या गलत हैं, इसलिए उसने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था रेले कमीशन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। और इस कमीशन से पूछा गया कि क्या जो हमने शिमला में बातें रखी विश्वविद्यालय के संबंध में वो ठीक हैं कि नहीं है। तो इस आयोग ने 1904 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कर्जन को। तो देखिए रेले कमीशन जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कमीशन है, याद रखनी है ये चीज़ें। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा प्रेरित है? तो देखिए जो हमारा संविधान में है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो भाषा है वहाँ से प्रेरित है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना की भाषा। जबकि अगर बात करें कि हमारे देश की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो वो है अमेरिका संविधान से। देखिए अमेरिका के संविधान से ली गई है प्रस्तावना, पर लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है, जो इसका भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इनमें से दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेल्ड। देखिए दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहा जाता है। जबकि अगर बात करें हम स्टेपी की, तो यूरेशिया जैसे किर्गिस्तान जो ये इलाके हैं यहाँ पर, यूरेशिया जो जहाँ पर है यूरोप और एशिया का मिक्स, वहाँ पर इन्हें स्टेपी कहा जाता है। जबकि बात करें अगर हम पंपास की, तो पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में, मतलब अर्जेंटीना से लेकर और नीचे तक, मध्य अमेरिका, मध्य साउथ अमेरिका तक, यहाँ पर इसे पंपास कहा जाता है। और प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेयरीज कहा जाता है। इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, जबकि पंपास साउथ अमेरिका में और स्टेपी यूरेशिया में। देखिए आगे बढ़ेंगे। भाखड़ा नागल बांध किस पंचवर्षीय परियोजना में निर्मित किया गया? तो देखिए भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना है। तो किस पंचवर्षीय योजना में इसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। देखिए 1951 से 56 तक ये चलाई गई थी। तो इसी में भाखड़ा नागल बांध परियोजना का निर्माण हुआ। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो देखिए ग्रंथ है यहाँ पर कल्पसूत्र, किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जैन धर्म से। देखिए जैन धर्म का जो प्रारंभिक ग्रंथों में से एक है कल्पसूत्र, जहाँ पर जैन धर्म का इतिहास देखने को मिलता है। और इसकी जो रचना की थी वो की थी जैन मुनि भद्रबाहु ने। देखिए भद्रबाहु का आपने नाम सुना होगा, भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दिलवाई थी। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एक राज्य भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है? तो वो है राजस्थान। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है वो राजस्थान है। इसके बाद अगर नाम आता है वो है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका जो सही है, देखिए पहले तो राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? तो होता क्या था, जब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें होता क्या था कि पीएम कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और या जो संघ शासित राज्य होते हैं उनके प्रशासक आपस में मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान तैयार करते थे, उन्हें अंतिम रूप देते थे कि 5 वर्ष में हमें क्या क्या कार्य करना है। तो इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1952 में, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के समय। चलिए आगे देखेंगे।
कालाशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए कालाशोक इसका एक अन्य नाम मिलता है हमको इतिहास में, वो है काकवर्ण। किस वंश का ये शासक था? तो इसका जो जिस वंश का ये शासक था उसका नाम था शिशुनाग। देखिए शिशुनाग का जो वंश था उसी वंश का शासक था कालाशोक। बात करें कालाशोक की जो प्रसिद्धि की, तो इसके समय में हुआ क्या था कि वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय में, और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। इसका एक अन्य नाम है काकवर्ण। देखिए आप इन छोटे छोटे जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ इनको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अगला हमारा है, देश में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो देखिए भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1973 में। 1973 में देश में बाघ परियोजना शुरू हुई। देखिए और कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी ये परियोजना 1973 से ही शुरू हुई। पहला पार्क शायद कॉर्बेट नेशनल पार्क था जहाँ से इस परियोजना की शुरुआत हुई। तो देखिए अगर बात करें कुछ अन्य पार्कों कुछ अन्य परियोजनाओं की, तो 1970 में जो हुई थी हंगुल परियोजना हुई थी, 1973 में बाघ परियोजना हुई थी, और 1992 की बात करें तो इस समय हाथी परियोजना लाई गई थी, और 1987 में गेंडा परियोजना लाई गई थी। तो ये इन सनों में कुछ परियोजनाएं लाई गई जिसके बारे में मैंने बात की, आप पीछे जाके नोट भी कर सकते हैं। चलिए और जो अंतिम प्रश्न हमारा आज का है वो है, चोल शासकों की राजभाषा थी? तो इनमें से कौन सी चोल शासकों की राजभाषा थी? तो जहाँ पर चोल मंडल स्थित था वहाँ पर जो आज का इलाका है वो है तमिलनाडु, तो वहाँ पर जो भाषा थी वो है तमिल। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। देखिए हमने 20 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए, और 20 प्रश्न के साथ हमने कई अन्य प्रश्न भी डिस्कस किए। तो कुल मिला के हमने 20 से ज़्यादा प्रश्न या 50 तक लगभग प्रश्न यहाँ पर छोटे मोटे डिस्कस किए। तो देखिए आपको जो प्रश्न नहीं आता है या जो आपने सुना नहीं है या जो आपको टफ लगता है उसे नोट करना है, जिससे कि आपके सामान्य अध्ययन के नोट्स में कुछ अलग फैक्ट ऐड हो जाएं जो कि आपको परीक्षा में हेल्प कर सकें। तो जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।